तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरा आज का दिन कैसा बीता है। फ्राइडे की रात के ठीक 11:59। बैकग्राउंड में डिस्को की लाइट्स चमक रही है और मैं यहाँ इस लड़की के साथ मग्न हूँ। लेकिन सुनो, कहानी को यहाँ से देखकर जज मत करना, ये नाइंसाफी होगी। मतलब ये मेरी लाइफ तो है पर पूरी सच नहीं। असल बात समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। उस रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने और महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पहले भी एक चीज थी जो मेरे पास हमेशा कूट कूट कर भरी थी, द पाकर लक, यानी मेरी फूटी किस्मत। तो चलो इस गर्ल्स गॉन वाइल्ड क्लब वाले सीन को यहीं पॉज करते हैं और घड़ी की सुइयों को पूरे 24 घंटे पीछे घुमाते हैं। एक दिन पीछे, गुरुवार की रात के ठीक 11:59। न्यूयॉर्क की एक अंधेरी सुनसान गली, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़क आवाज सुनाई देती है। अपना बकवास मुंह बंद करो, सारा पैसा सीधे मेरे हवाले करो। चौंक गए ना? स्पाइडरमैन के मास्क वाले बड़े बड़े लेंसों में साफ दिख रहा है एक सहमा हुआ बेबस आदमी, और उसके सामने तनी है एक खूंखार पिस्तौल। पर रुकिए, क्या स्पाइडरमैन अब खुद लोगों को लूट रहा है? मास्क के पीछे से एक ठंडी आवाज आती है। हाँ, अब आया ना मजा। वो लुटेरा कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का मुखौटा पहने एक अपराधी है जो चिल्लाता है, घड़ी भी निकाल, ये लो, रख लो इसे। पीड़ित जमीन पर गिरा हुआ हाफते हुए सोचता है, ये स्पाइडरमैन अचानक से इतना बड़ा कमीना कब से बन गया? और बस मीडिया को तो मसाला मिल गया। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। लोअर ईस्ट साइड में फिर चमका स्पाइडर मगर। शहर में क्राइम भले ही कम हुआ हो पर ये जाल वाला लुटेरा पुलिस की नाक में दम किए हुए है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की ऑफिशियल लाइसेंस सुपर हीरो जैकपॉट अपनी पोजीशन लेते हुए कहती है, ये सब बकवास है, ये कोई असली स्पाइडरमैन नहीं है। और जब बात स्पाइडरमैन की बदनामी की हो तो हमारे चहेते जे जॉनो जेमिसन कैसे पीछे रह सकते हैं? न्यूज रूम में टेबल ठोकते हुए जेमिसन दहाड़ते हैं, बकवास, मेरी आंखें सब देख रही हैं, ये गंदगी कुछ नहीं है, बल्कि उसी नीच रेंगने वाले अपराधी स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड एक और कीड़ा है। एंकर उन्हें टोकती है, लेकिन मिस्टर जेमिसन, उसे महीनों से किसी ने नहीं देखा। जेमिसन और भड़क जाते हैं, तुम ठीक से देख ही नहीं रही हो, वो हर जगह है। इस हैलोवीन पर उसके मास्क राष्ट्रपतियों और मूवी स्टार से ज्यादा बिके हैं। वो कोई हीरो नहीं है, वो एक धंधा बन चुका है। और जब एंकर पूछती है कि क्या स्पाइडरमैन की खबरें ना छपने से उनके अखबार की सेल गिर गई है, तो जेमिसन चढ़कर चिल्लाते हैं, नो कमेंट, बिल्कुल नो कमेंट। अंत में एंकर दर्शकों से पूछती है, आखिर असली स्पाइडरमैन है कहाँ? तो चलिए देखते हैं स्पाइडरमैन कहाँ है। दुनिया जिस स्पाइडरमैन को ढूंढ रही है वो सुबह के ठीक 7 बजे क्वींस में अपने घर के बेड पर खर्राटे ले रहा है। तभी चादर खींचते हुए आंट में की आवाज़ गूंजती है, पीटर, चलो उठो, बेड से निकलो और कोई नौकरी ढूंढो। यहाँ तुम्हारे लिए कमरा हमेशा खाली रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस सोते रहो। तुम अब कोई टीनेजर नहीं हो। पीटर आधी खुली आंखों से उठते हुए बस एक ही बात सोचता है, उठ तो रहा हूँ पर क्या आज नाश्ते में व्हीट केक्स भी नहीं मिलेंगे? आंट में जाते जाते याद दिलाती हैं कि आज उनके वॉलंटियर जॉब की डबल शिफ्ट है, इसलिए उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। पीटर न्यूजीलैंड पर मिस्टर डेल्फिनो से एक डेली ब्यूगल मांगता है, तो वो कहते हैं, एक क्यों, पूरा बंडल ले जाओ, तुम्हारी तस्वीरों के बिना ये बस रद्दी की तरह पड़ी हैं। जेमिसन का तो भारी नुकसान हो रहा होगा। पीटर मन ही मन मुस्कुराता है, बेचारा जेमिसन, उसका दिल टूट रहा होगा। तभी पीटर पार्क के बेंच पर बैठकर जॉब वैकेंसीज देखता है। अनुभव चाहिए, खुद की कार चाहिए, खुद का कंप्यूटर चाहिए। वो बड़बड़ाता है, यार अगर कंप्यूटर होता तो monster.com पर ही जॉब ढूंढ लेता। तभी फ़ोन बजता है। उसकी दोस्त बेटी, वो कहती है, पीटर, मैंने तुम्हारे लिए एक नया अपार्टमेंट ढूंढा है, शहर के बीचों बीच, और वो भी तुम्हारे बजट में। पीटर खुश हो जाता है, बेटी तुम कमाल हो। पर बेटी तुरंत झटका देती है, पर एक शर्त है, मकान मालिक को कल तक एक एडवांस चेक चाहिए। पीटर सबवे ट्रेन से लटकते हुए सोचता है, अगर अगले महीने का किराया देना है तो आज नौकरी ढूंढना ही पड़ेगा, वो भी बहुत जल्दी। और शुरू होता है रिजेक्शन का सिलसिला। सुबह 10:30 बजे, मिस्टर पाकर, मुझे आपके बारे में कई अजीब बातें पता चली हैं। पिछली टीचिंग असाइनमेंट्स में आप बिना बताए दिनों दिन गायब हो जाते थे। इस शहर को ऐसे टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। दोपहर 1:45 पर एक आर्ट गैलरी का खड़ूस मैनेजर पीटर के पोर्टफोलियो गैलरी को देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। ये आज तक की सबसे घटिया तकनीक है जो मैंने देखी है। ऐसा लगता है जैसे तुमने कैमरा किसी छज्जे पर रख दिया और खुद कहीं चले गए हो। पीटर मन ही मन सोचता है,
भाई स्पाइडरमैन की फ़ोटो लेने के लिए यही करना पड़ता है। शाम के 3:30 बजे एक बड़ी लैब का साइंटिस्ट पीटर का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ पीटर पाकर, मिड टाउन हाई के साइंस प्रोडिजी, लगातार 4 साल स्टेट साइंस फेयर विनर। लेकिन पिछले 3 सालों से तुम्हारा एक भी पेपर पब्लिश नहीं हुआ। एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई असली काम नहीं। तो पीटर, आखिर तुम इतने सालों से कर क्या रहे थे? अब पीटर उस साइंटिस्ट को सच तो बता नहीं सकता। वो अपना सिर खुजाते हुए बस एक ही बात कह पाता है, बस यही, थोड़ा ये थोड़ा वो, इधर उधर के काम। अब उस साइंटिस्ट को कैसे समझाए कि इधर उधर में न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक विलन जैसे किंग पिन के मुक्के खा रहा था, ग्रीन गॉब्लिन के कद्दू बमों से बच रहा था, और डॉक्टर ऑक्टेवियस के लोहे के हाथों से खुद को छुड़ा रहा था। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। पीटर एक ऊंची बिल्डिंग के गारगोइल स्टैचू पर अकेला बैठा आसमान को देख रहा है। वो सोच रहा है, मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मुझे स्पाइडरमैन ना बनना पड़े, अगर मुझे सिर्फ खुद की जिम्मेदारी उठानी हो, तो मैं शायद एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट होता, एक अमीर फोटोग्राफर होता, कोई बड़ा आदमी होता। बाकी सारे हीरोज तो सरकारी लाइसेंस लेकर सेट हो गए, और मैं महीनों बाद भी अपनी लाइफ को ट्रैक पर नहीं ला पाया। जब ज़रूरत हो तो ये लाइफ कोच कहाँ गायब हो जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। हैरी ऑसबॉर्न, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हैरी कहता है, हे पीट, मैं लिली और कुछ दोस्तों के साथ आज रात एक नए क्लब में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। दूसरी तरफ हैरी की गर्लफ्रेंड लिली और उसकी रूममेट कार्ली, जो फॉरेंसिक की स्टूडेंट है, पीटर के बारे में बात कर रही है। हमारा पीटर थोड़ा अजीब तो है, कार्ली अपनी फाइलों में डूबी कहती है। तुम लोग जाओ, मुझे लाशों की दांत की स्टडी करनी है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मरे हुए इंसानों के मुंह से क्या क्या पता चलता है। लेकिन लिली और हैरी उसे खींचते हुए कहते हैं, चलो कार्ली, आज रात तुम्हें जिंदा लोगों के साथ घूमना है, इससे पहले कि तुम खुद लाश बन जाओ। रात के 9:30 बजे चाइना टाउन की एक सुनसान वीरान पड़ी बिल्डिंग। दो साए आपस में मिल रहे हैं। एक भ्रष्ट पुलिस वाला, डिटेक्टिव विलोबी, एक भारी सूटकेस को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यही है। एविडेंस लॉकर से इसे चुराने में पसीने छूट गए। कुछ लोगों की जेबें गर्म करनी पड़ी और कुछ के हाथ में रोड़ने पड़े, तब जाकर ये बाहर आया। सामने खड़ा टैटू वाला गुंडा सूटकेस थामता है। डिटेक्टिव पूछता है, सुना है बॉस, क्या नाम है उसका? नेगेटिव मैन। वो इस केस के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। मिस्टर नेगेटिव, ओ हाँ, वो इसे हासिल करने वाले को एक बहुत बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं। अलविदा डिटेक्टिव। लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव मुड़ता है, उसे घेर लिया जाता है। डिटेक्टिव चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? मेरा हिस्सा कहाँ है? क्या तुम लोग ऐसे बिजनेस करते हो? तभी अंधेरे से एक कड़क आवाज गूंजती है। डिटेक्टिव बिल्कुल सही कह रहा है, बिजनेस ऐसे नहीं होता। अंधेरे से निकलकर सामने आता है खुद मिस्टर नेगेटिव। एक ऐसा चेहरा जो किसी फोटोग्राफिक नेगेटिव जैसा दिखता है, जिसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही हैं। वो अपने आदमियों पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी हरकतों ने मेरी साख खराब की है। मुझे लोगों का खुद पर भरोसा चाहिए, जेंटलमैन, ऐसा भरोसा कि जो मेरी वफादारी करेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो मेरे भरोसे को तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। मिस्टर नेगेटिव के हाथों में पकड़ी हुई तलवार अजीब सी जादुई काली ऊर्जा से चमकने लगती है। माहौल में मौत का सन्नाटा छा जाता है। और फिर चीखें। डिटेक्टिव तड़प उठता है, आह नहीं, आह। खून की छींटे दीवारों पर बिखर जाते हैं। वहां खड़ा दूसरा गुंडा थर थर कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। हे भगवान! मिस्टर नेगेटिव अपनी तलवार पर लगे खून को साफ करते हुए ठंडे आवाज में कहता है, नहीं, प्लीज, मैं चाहता हूं कि तुम यह बात सबको बताओ। आखिरकार एक इंसान अपनी साख से ही जाना जाता है। ये लो, ये तुम्हारी तय की गई रकम है। रुपयों की गड्डी उस गुंडे की तरफ फेंक दी जाती है। मिस्टर नेगेटिव सूटकेस खोलता है, जिसके अंदर नीली रोशनी में चमकती हुई कोई प्राचीन चीज रखी है, जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा है। वो मुस्कुरा कर कहता है, परफेक्ट। अब मुझे जिस चीज की जरूरत है, वो एक ऐसा इंसान जो इन विदेशी और प्राचीन भाषाओं को पढ़ने में एक्सपर्ट हो। चलो उस डरावने सीन से सीधे वापस आते हैं, उसी लाइट नाइट क्लब में, जहां फ्राइडे के 11:59 पर पीटर अभी भी उस लड़की को किस कर रहा है। वो मन ही मन सोचता है, हाँ हाँ मुझे पता है, हम फिर वहीं आ गए। बाहर एक गुस्सैला आंट में है, खाली जेब है, और करियर का कोई ठिकाना नहीं है। पर देखा जाए तो ये पल उतना भी बुरा नहीं है ना? खैर, जैसे ही वो दोनों अलग होते हैं, लड़की नशे में बड़बड़ाती है, बिफोर यू। पीटर हंसकर पूछता है, क्या?
क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लड़की अपना नाम बताती है। मिया, मिया फ्लोरेस। तुम भूलोगे नहीं ना? पीटर खुद को कहता है। नाम और चेहरे तो याद रहते हैं, पर ऐसी अजीब शुरुआत कभी नहीं भूलता। वो वापस अपने दोस्तों के टेबल पर जाता है। हैरी पूछता है, तो कौन थी वो? पीटर कहता है, सच कहूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस वॉशरूम ढूंढ रहा था। अब सोच रहा हूँ कि रुक ही जाता। तभी लिली कहती है, कैरली बता रही थी कि तुम किसी के मुंह के अंदरूनी हिस्से से उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। हैरी तंज कसता है, हाँ, पर उसके लिए सामने वाला मरा होना जरूरी है। लिली पीटर को उकसाते हुए कहती है, तुम्हें चांस मारना चाहिए था पीट। वो लड़की बहुत हॉट मॉडल बन सकती थी। हैरी बीच में कूदता है, डार्लिंग मिस्टर पाकर के बारे में तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। उन्होंने मॉडल से तौबा कर रखी है। एक जमाने में तो ये लगभग एक मॉडल से शादी करने वाले थे। पीटर तुरंत अपने हाथ खड़े कर देता है, प्लीज, मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटा हूँ। मेरी लाइफ में फिलहाल एक ही मिसेस पार्कर है। पीटर बात घुमाते हुए हैरी से पूछता है, वैसे हैरी, तुम यूरोप में थे तब मैंने तुम्हारा ट्रैक खो दिया था। अभी तुम कौन सी वाली वाइफ के साथ हो, नंबर 2 या नंबर 3? लिली हंसती है, किसे याद रहता है ना हॉलिस्टर? हैरी कहता है, क्या इसे नंबर 4 बना लें? वो हैरी से पूछता है, तुम दोनों मिले कैसे? हैरी गर्व से कहता है, बिल हॉलिस्टर की बेटी है, वो जो मेयर के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। मैंने उनकी कैंपेन के लिए $1,000,000 की कमेटी शुरू की है। पीटर गहरी सांस लेकर सोचता है, कभी कभी यकीन नहीं होता कि हम दोनों एक ही फ्लैट पर रहते हैं। मुझे यहाँ अपने नए अपार्टमेंट और अगले महीने के किराए की चिंता खाए जा रही है। तभी हैरी अपनी जेब से नोटों की एक बड़ी गड्डी निकालता है और टेबल पर रख देता है। पीट, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, जब भी कुछ चाहिए हो बस मांग लिया करो। पीटर पैसों को देखते हुए थोड़ा झिझकता है, हैरी, कॉलेज के दिनों में मैंने तुमसे बहुत उधार लिया है। मैं अब कोई कॉलेज का बच्चा नहीं हूँ, पर शुक्रिया, ये बस एक लोन है, ठीक है? डेली ब्यूगल को मेरी कुछ पुरानी तस्वीरों के पैसे देने हैं। जैसे ही वो मिलेंगे मैं ये सब चुका दूंगा। हैरी हंसता है, ठीक है ठीक है। तभी हैरी इशारा करता है, तुम्हारी वो फ्रेंड वापस आ गई और मुझे लगता है उसे तुम्हारी खुशबू मिल गई। 3 o'clock पर देखो। पीटर पीछे मुड़कर देखता है, वही मियाँ उसे घूर रही है। पीटर घबरा कर कहता है, मैं ज़रा मेंस रूम होकर आता हूँ। वो वॉशरूम की तरफ भागता है। मियाँ उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन एक खौफनाक प्लान बनाती है। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर फ्रेंड ऑफ हैरी ऑसबॉर्न। भले ही मुझ में लिली हॉलिस्टर से मुकाबला करने की औकात ना हो, पर अगर मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा लूँ तो मैं ऑसबोर्न ग्रुप में शामिल हो जाऊंगी। सबसे बेस्ट क्लब, सबसे कूल जगहें। और अगर हैरी ने उस लिली को लात मार दी तो मैं उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहूंगी। वो वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करती है। तभी ऊपर वेंटिलेशन से एक आवाज़ आती है। वो चौंक कर ऊपर देखती है। ऊपर वेंटिलेशन से कोई और नहीं बल्कि हमारा पीटर पार्कर चुपके से बाहर गली में कूद रहा था। वो नीचे लैंड करते हुए राहत की सांस लेता है। बाप रे, बहुत क्लोज था, मैं बस पकड़े जाने ही वाला था। अभी पीछे से आवाज आती है, ओह पीटर। पीटर डर जाता है, व्हाट? ओह कैरली। कैरली अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं वैसे भी कोई क्लब पर्सन नहीं हूँ। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं बाहर आ रही हूँ। पीटर कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। कैरली थोड़ा उदास होकर कहती है, तुम्हें पता है ना, लिली जैसी लड़की के बगल में खड़े होने पर कोई भी लड़की लगभग इनविजिबल हो जाती है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। पीटर उसे दिलासा देने के लिए कहता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, तुम कभी इनविजिबल नहीं हो सकती कैरली। तभी अचानक पीटर के दिमाग में खतरे का अलार्म बजता है। आई पीटर सेंस। पीटर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो सोचता है, ओ नहीं, मुझे मत बताना कि वो स्टॉकर लड़की फिर से मेरे पीछे आ गई। लेकिन जब वो सामने देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाता है, तुम? सामने कोई लड़की नहीं बल्कि वो नकली स्पाइडरमैन, द स्पाइडर मगर, पिस्तौल ताने खड़ा है। वो चिल्लाता है, अपनी बकवास जवान बंद करो और सारा पैसा मेरे हवाले करो। कैरली हैरान होकर कहती है, नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? कैरली अपनी आईडी दिखाने की कोशिश करती है, सर, मैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की क्राइम सीन यूनिट से ऑफिसर कूपा हूँ। और मैं, जैसे ही कैरली कुछ कहने जा रही थी, वो लुटेरा पिस्तौल सीधे कैरली के पेट पर अड़ा देता है। तुम्हें कौन सा हिस्सा समझ नहीं आया? तुम्हारा पर्स, इसकी घड़ी, इसका वॉलेट अभी के अभी। पीटर का दिमाग तेजी से दौड़ता है। ढात तेरे की, 2 सेकंड पहले मैं इस बंदे को आसानी से धूल चटा सकता था, पर अब
मेरी स्पाइडर सेंस, स्पीड और ताकत किसी काम की नहीं है जब एक गन सीधे कैरली के पेट पर टिकी हो। पीटर मजबूरी में अपना वॉलेट निकालता है। लुटेरा उसकी कलाई पर बंधा वेब शूटर देखता है। हम्म, अच्छी घड़ी है। पीटर अंदर ही अंदर चीख पड़ता है, वो नहीं, मेरी घड़ी नहीं, वो मेरा वेब शूटर है। लुटेरा वॉलेट और वेब शूटर दोनों छीन लेता है और गन तान कर पीछे हटता है। गुड, अब यहीं खड़े रहो, हिले भी तो सीधे चेहरे पर गोली मार दूंगा। जैसे ही लुटेरा भागता है, कैरली उसके पीछे लपकती है। पीटर तुरंत उसे कस कर पकड़ लेता है। कैरली, पागल हो गई हो क्या? वो तुम्हें जान से मार देगा, उसके पास गन है। कैरली चिल्लाती है। पीटर, वो तुम्हारा वॉलेट लेकर भाग रहा है, वो तुम्हारी पूरी लाइफ की सेविंग्स है। पीटर उसे संभालते हुए सोचता है, मैं उसे हाथ से जाने दूंगा जब तक कि। तभी पीटर चुपके से अपनी उंगलियों से एक छोटा सा लाल स्पाइडर ट्रेसर हवा में उछालता है, जो सीधे भागते हुए लुटेरे की पीठ पर जाकर चिपक जाता है। पीटर कैरली से झूठ बोलता है, देखो मैं उसके पीछे नहीं जा रहा, मैं बस उसकी कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश करूंगा डेली ब्यूगल के लिए। कैरली उसे जाते हुए देखकर बड़बड़ाती है, इडियट। पीटर एक अंधेरी गली के कोने में दौड़ता है और अपनी शर्ट के बटन खोलता है। अंदर चमक रहा है उसका असली स्पाइडरमैन सूट। तभी वो सोचता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस फुर्ती दिखानी होगी। इससे पहले कि पुलिस या कोई और लाइसेंस हीरो यहाँ पहुंचे, मुझे अपने इस हम शक्ल लुटेरे को पकड़ के उसका भूत बनाना होगा। तभी पीटर का पैर जमीन पर पड़े एक डेली ब्यूगल के अखबार पर पड़ता है, जिसकी हेडलाइन है, स्पाइडरमैन के बिना 100 दिन। पीटर मुस्कुराता है, जरा रुको, मुझे पता है ये कैसे काम करता है। मैं स्पाइडरमैन बनकर एक्शन में आऊंगा और बैम, ब्यूगल के सारे पेपर्स बिकने लगेंगे और वो बूढ़ा जेम्सन फिर से पैसों में खेलेगा। खैर इस बार नहीं। वो फैसला बदलता है, इस बार मैं स्पाइडरमैन बनकर नहीं बल्कि सिर्फ पीटर पाकर बनकर इस काम को तमाम करूंगा। मैं बस अपने स्पाइडर ट्रेसर के सिग्नल को फॉलो करूंगा, अंधेरी गलियों और परछाइयों का सहारा लेकर उस बदमाश पर झपट पड़ूंगा और एक बार के लिए मैं बिना सूट के असली हीरो बनूंगा। वो एक पुरानी बिल्डिंग के छत पर छलांग लगाता है, पर तभी छत की जर्जर लकड़ियां उसका वजन नहीं संभाल पाती और वो सीधे नीचे की तरफ गिरने लगता है। मलबे के बीच गिरते हुए पीटर के दिमाग में आखिरी विचार आता है, आखिर इससे ज्यादा और क्या गलत हो सकता है। छत टूटती है और एक जोरदार धमाके के साथ सारा मलबा नीचे गिरता है। सामने वही नकली स्पाइडरमैन खड़ा है, जो अपना मास्क हटाते हुए बड़बड़ा रहा है, "हाँ, इतना फासला काफी होना चाहिए।" पर तभी उसके ठीक पीछे मलबे से धूल उड़ाता हुआ पीटर पाकर खड़ा हो जाता है और बड़े कूल अंदाज में कहता है, बू। लुटेरा पीटर को देखते ही डर के मारे दुम दबाकर भागता है। पीटर उसके पीछे लपकने की कोशिश करता है, पर वो नंगे पैर है। वो खुद को कोसता है, हद तेरी की, वो तो भाग रहा है। यार पीटर, क्या सोच रहा था तू? अगर मैं यहाँ स्पाइडरमैन के सूट में होता तो अब तक इसे जाले में लपेट चुका होता। लुटेरा भागते हुए सीधे एक भीड़ भाड़ वाली जगह के अंदर घुस जाता है। ऊपर बोर्ड लगा है, फीस्ट प्रोजेक्ट। लुटेरा भीड़ में छुपते हुए पीछे मुड़कर देखता है, सॉरी दोस्त, पर यह भीड़ तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। पीटर भी उसके पीछे अंदर घुसता है। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, पीटर। सामने खुद आंट में खड़ी है। वो पीटर की हालात देखकर चीख पड़ती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खुद को देखो, तुम्हें क्या हुआ है? पीटर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आंट में, जरा रुको, तो आप इस जगह पे वॉलंटियर कर रही थी? तभी वहां उस शेल्टर होम के मालिक मिस्टर मार्टिन ली आ जाते हैं और पूछते हैं, मिसेस पार्कर, सब ठीक तो है ना? आंट में कहती हैं, ओ मिस्टर ली, मार्टिन ये मेरा भतीजा पीटर। मार्टिन ली पीटर को सहानुभूति से देखते हैं। वहीं खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, मैं, क्या ये लड़का शेल्टर में मदद करने आया है? मार्टिन ली पीटर के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहते हैं, पीटर, अगर तुम बेघर हो तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यहाँ खाना है, बिस्तर है और ये जगह बिल्कुल सेफ है। पीटर झोंकते हुए अपने हाथ हिलाता है, नहीं नहीं, मैं बेघर नहीं हूँ, दरअसल मुझे किसी ने लूट लिया है। आंट में अपना मुंह पकड़ लेती हैं, हे भगवान, उन्होंने तुम्हारे जूते तक छीन लिए। पीटर का ध्यान अभी भी उस लुटेरे पर है। वो मन ही मन सोचता है, रुको, वो बंदा कहाँ गायब हो गया? और उधर वो लुटेरा शेल्टर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर सीधे एक पीली टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी, चलो चलो। पीटर के दिमाग में स्पाइडर ट्रेसर का सिग्नल अचानक फीका पड़ने लगता है। क्या मेरी स्पाइडर ट्रेसर वो लेन से बाहर जा रही है? कौन था वो बंदा? क्या वो स्पीड डेमन था? पीटर ये सोच ही रहा होता है। तभी मार्टिन ली पीटर के लिए जूतों का एक डिब्बा ले आते हैं। ओह पीटर, मुझे बहुत अफसोस है, जो भी इस दरवाजे से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। ये लो, एक जोड़ी जूते पहन लो। पीटर कहता है, शुक्रिया मिस्टर ली, पर इसकी कोई जरूरत नहीं। मार्टिन ली मुस्कुराते हैं, अरे इसमें क्या बात है, तुम्हारी आंट में यहाँ हमारी बहुत मदद करती हैं।
वो अपना समय और अपना अच्छा दिल इस जगह को देती हैं। उन्हीं की वजह से ये जगह एक घर जैसा लगता है। जूते पहनने के बाद आंट में पीटर को घर जाने के लिए कहती हैं। अब तुम सीधे यहाँ से घर जाओगे और आराम करोगे, ठीक है? पीटर बाहर निकलते हुए बगल की ऊंची बिल्डिंग को देखता है। जरूर आंट में, पर घर जाने से पहले मुझे एक जगह रुकना होगा। रात के ठीक 2:15 पर डेली ब्यूगल के ऑफिस में जे जोना जेमसन फोन पर आग बबूला हो रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम हो रहा है मैग्रूडर, तुमने मेरा सबसे बेस्ट ऑफर अभी तक सुना ही नहीं है। क्या तुमने अपनी शेयर की हिस्सेदारी पहले ही बेनेट को बेच दी? कितने में बेची? तुम पीठ में छुरा घोंपने वाले निकले। मुझे बताओ कि आजकल वफादारी की क्या कीमत है। तभी पीटर केबिन का दरवाजा खोलता है। पीटर अंदर आते ही कहता है, हे मुझे पता है तुम लोग लेट नाइट एडिशन में बिजी हो, पर मुझे एक अपार्टमेंट के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। क्या मुझे मेरा चेक मिल सकता है? बेटी उदास होकर उसकी तरफ देखती है। पीटर, क्या तुमने सुना नहीं? वो बताती है, जॉन और डेली ब्यूगल को बिकने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी पर 50% से ज्यादा कंट्रोल रखने के लिए सारा कैश चाहिए। पीटर चिढ़ जाता है, तो उन्होंने मेरा चेक रोक दिया। उन्होंने सबका चेक रोक दिया। पूरा स्टाफ एकजुटता दिखाने के लिए अभी भी काम कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, पर इससे मेरा बिल नहीं भरता। पीटर सीधे जेमिसन के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अंदर रॉबी रॉबर्टसन जेमिसन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन, हमें बात करनी होगी, जेमिसन चिल्लाते हैं। अभी टाइम नहीं है पीटर। पीटर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या खाक टाइम नहीं है जोना? आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपके ऊपर मेरा पैसा उधार है। जेमिसन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मेरा तुम्हारे ऊपर उधार है? रॉबी, क्या तुम इस एहसान फरामोश की बात सुन रहे हो? यहाँ भेड़िया मेरे दरवाजा तोड़ने को तैयार है और ये निकम्मा गिद्ध मेरा मांस नोचने आया है। तुम्हें पता है तुम क्या हो पाकर? तुम एक नंबर के एहसान फरामोश कमीने हो। पीटर की आंखें भी गुस्से से तनतना जाती हैं। बस बहुत हुआ। पीटर अपनी उंगली जेमिसन की तरफ तान कर चिल्लाता है। एहसान फरामोश? किस बात के लिए? उस खतरे के लिए जो मैं हर रोज अपनी गर्दन पे मोल लेता हूँ। जब आप अपनी इस बूढ़ी रीढ़ की हड्डी को कुर्सी पर टिका कर आराम से बैठे होते हैं, तब आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं किन खतरों का सामना करता हूँ। वो टेबल ठोकते हुए कहता है, मैंने उन तस्वीरों को खींचने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है और उन तस्वीरों ने आपको करोड़ों कमा कर दिए हैं। बदले में आपने मुझे क्या दिया? बस चंद टुकड़े? तो हाँ, आपका मेरे ऊपर उधार है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। पीटर रुकता नहीं है। वो ऑफिस के बाकी लोगों के सामने जेमिसन की पोल खोलता है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात का सबूत है। अगर मेरी तस्वीरें आपके इस 2 कौड़ी के अखबार को नहीं चमकाती तो ये जगह सालों पहले ही बंद हो चुकी होती। ये जोना जेमसन, आज आप जो भी हैं मेरी वजह से हैं, क्योंकि मैंने आपको बनाया है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। रॉबी घबरा कर कहता है, जोना, इस बच्चे का वो मतलब नहीं था। पर जेमिसन के गले से एक भयानक खुराहट निकलती है। बेटी डर के मारे कांप उठती है। हे भगवान, पीटर बस करो, वहां खड़े खड़े मत रहो। जेमिसन का चेहरा गुस्से से फटने को हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, लेकिन तभी अचानक उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। क, 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 और धड़ाम। जेमिसन सीधे अपने कुर्सी से पीछे फर्श पर गिर जाते हैं। सारे जरूरी कागजात हवा में बिखर जाते हैं। रॉबी चिल्लाते हैं, जॉना! पीटर अपनी जगह पर जम जाता है। उसका गुस्सा एक झटके में गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक खौफनाक पछतावा। वो खुद से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा था। मैंने बस अपना आपा खो दिया और अब शायद वो मर रहे हैं और ये मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, टू बी कंटिन्यूड।